गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 8वीं का विज्ञान सब्जेक्ट अध्याय 5 लेकर आए हुए हैं, जो है पौधे एवं प्राणियों का संरक्षण। चलिए इसमें जो क्वेश्चन आंसर है उसको डिस्कस करते हुए आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। चलिए, अध्याय 5 पौधे एवं प्राणियों का संरक्षण। पहला जो क्वेश्चन है वह है रिक्त स्थान को उचित शब्दों द्वारा पूर्ति कीजिए। तो पहला जो सवाल है उसका क है, वह क्षेत्र जिसमें जंतु अपने प्राकृतिक आवास में संरक्षित होते हैं कहलाता है। तो वो क्या कहलाता है? तो वह अभयारण्य कहलाता है। क्या कहलाता है? अभयारण्य। तो उसमें अभयारण्य आपको पता होगा, जहाँ पे जंतु अपने प्राकृतिक आवास में रहते हैं उसको अभयारण्य बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसी क्षेत्र विशेष में पाई जाने वाली स्पीसीज क्या कहलाती है? तो वह स्पीसीज विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज कहलाती है। नाम से भी क्लियर हो रहा है, विशेष में पाई जाने वाली। तो किसी विशेष में पाई जाने वाली को उसको विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज ही कहा जाता है। ठीक है। अगला है, प्रवासी पंछी सुदूर क्षेत्र से परिवर्तन के कारण पलायन करते हैं। किस कारण पलायन करते हैं? तो मौसमीय परिवर्तन, या इसमें आप जलवायु परिवर्तन भी लिख सकते हैं। जलवायु परिवर्तन भी आप कर सकते हैं, या मौसमी परिवर्तन या जलवायु परिवर्तन। ठीक है, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, वन्य प्राणी उद्यान एवं जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में अंतर स्पष्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 का क है, वन्य प्राणी उद्यान एवं जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में अंतर स्पष्ट करना है। तो देखिए, वन्य प्राणी उद्यान क्या होता है? वन्य प्राणी उद्यान में सीमित क्षेत्र में बनाए जाते हैं जहां जानवरों को संरक्षित किया जाता है। किसको संरक्षित किया जाता है? जानवरों को। इस बात को नोट कीजिएगा, यहाँ पे सीमित क्षेत्र में बनाया जाता है और जानवरों को संरक्षित किया जाता है। आप यहाँ पे देख भी रहे हैं वन्य प्राणी, तो प्राणी के बारे में बात हो रहा है, तो यहाँ पे जानवर को संरक्षित किया जाता है। और यहाँ पे जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र है। ये देखिए, ये बहुत बड़ा क्षेत्र होता है जहाँ पौधे, पशु और अन्य जीव अपने प्राकृतिक आवास में रहते हैं। एक बहुत बड़ा क्षेत्र को हम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बोलते हैं, जिसमें पौधा, पशु, अन्य जीव अपने प्राकृतिक आवास में रहते हैं। उदाहरण दोनों में देख लीजिए आप, दिल्ली का चिड़ियाघर इधर वन्य प्राणी उद्यान, और इसमें है नंदा देवी जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र। ठीक है, आगे बात करते हैं ख नंबर की। ख नंबर में चिड़ियाघर और अभयारण्य में अंतर स्पष्ट करना है। तो चिड़ियाघर क्या होता है? आप लोग कितने आदमी परिचित होंगे चिड़ियाघर से, कितनों चिड़ियाघर देखा भी होगा। तो चिड़ियाघर कृत्रिम वातावरण में जानवरों का पिंजरे में रखा जाता है। आप देखे होंगे, पिंजरा में जानवर को भर के रखा जाता है। थोड़ा बड़ा पिंजरा होता है, उसमें जानवरों को भर भर के रखा जाता है। यह जनता के लिए खुला होता है। ठीक है, चिड़ियाघर। अभयारण्य क्या होता है? जानवर अपने प्राकृतिक आवास में स्वतंत्र रूप से रहते हैं। एक बहुत बड़ा प्राकृतिक आवास होता है, वहाँ पे स्वतंत्र रूप से जानवर रहते हैं। इसमें घेर के नहीं रखा जाता है पिंजरे में। ये बात को यहाँ पे देखेंगे। यहाँ जीवों को बिना किसी बाधा को घूमने दिया जाता है। ऐसा नहीं कि आप जीव यहाँ से वहाँ तक ही जाएगा। जैसे पिंजरा में आप रख देते हैं तो उतना में ही जंतु रहेगा, लेकिन इसमें क्या है कि प्राकृतिक आवास में आराम से जिधर मन तिधर घूम सकते हैं। ठीक है, अभयारण्य और चिड़ियाघर आप समझ चुके होंगे। अगला बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का ग, संकटापन एवं विलुप्त स्पीशीज। नाम से ही आपको क्लियर हो रहा होगा, संकटापन मतलब इस पर संकट है, और ये विलुप्त है मतलब ये यहाँ सभी विलुप्त हो चुका है। जैसे आप डायनासोर जानते होंगे, विलुप्त हो चुका है। और संकट जिस पे संकट है, जैसे बंगाल टाइगर इत्यादि, और सी है जंगली कुछ जानवर होते हैं जो संकटापन स्पीसीज में आते हैं। वे प्रजाति जिनका अस्तित्व खतरे में है परंतु वे अभी भी मौजूद हैं। क्या है? अभी मौजूद है, लेकिन उनका अस्तित्व खतरे में है, कुछ दिन बाद वो खत्म हो सकते हैं। इसीलिए इनको संकटापन स्पीसीज के रूप में
जाना जाता है। और विलुप्त स्पीसीज क्या है? वे प्रजाति जो पूरी तरह से समाप्त हो चुके हैं। देखिए एक डोडो पंछी है, इसमें डायनासोर भी आप ऐड कर सकते हैं। समझ में आ गया होगा। आगे वनस्पति जात एवं प्राणी जात में अंतर स्पष्ट करना है। तो वनस्पति जात क्या होता है? तो इसमें क्या आता है? देखिए वनस्पति में पेड़ पौधा झाड़ी इत्यादि आते हैं, और इसमें क्या आता है? मनुष्य जानवर पंछी मछली आते हैं। नाम से भी समझ में आ रहा होगा, प्राणी जात मतलब प्राणी, और ये वनस्पति मतलब वनस्पति पेड़ झाड़ी आदि। ये स्वपोषी होते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ये परपोषी होते हैं, ये दूसरों पर निर्भर करते हैं, जैसे हम लोग दूसरों पर निर्भर हैं। समझ ही रहे होंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। वनोन्मूलन को निम्न पर क्या प्रभाव पड़ता है, चर्चा कीजिए। वनोन्मूलन का क्या अर्थ होता है? वनों की कटाई, यही होता है वनोन्मूलन। तो वनोन्मूलन का निम्न पर क्या प्रभाव पड़ता है? पहला है वन्य प्राणी। तो देखिए आप जनरली भी देख सकते हैं, जब वन की कटाई होगी तो वन्य प्राणी पे क्या असर होता होगा। वन को नष्ट होने से वन्य प्राणी का आवास समाप्त हो जाता है। उनका रहने का तो जगह वन ही होता है ना, तो वो समाप्त हो जाएगा, जिसमें वे संकटाग्रस्त या विलुप्त हो सकते हैं। समझ में आ रहा होगा। अब किसी का घर यदि खत्म हो जाए तो क्या होगा? उनके ऊपर संकट आ जाएगा, या तो वो विलुप्त हो जाएंगे, ऐसा ही होगा। अगला, पर्यावरण पर वनोन्मूलन का क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में बात करेंगे। तो पेड़ पौधा के कटने से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है। आपको पता होगा पेड़ पौधा, हम जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं या वाहन से कार्बन डाइऑक्साइड जो धुआं वगैरह निकलता है वो अपने अंदर ले लेते हैं या अपना एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इससे प्रदूषण कम हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जिससे वायु प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग होती है। तो क्या होगा? पेड़ पौधा कट जाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी, जिससे वायु प्रदूषण होगा और ग्लोबल वार्मिंग क्या होगा? ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगा और वातावरण में ज़्यादा गर्मी हो जाएगी। समझ ही रहे होंगे ग्लोबल वार्मिंग। यदि ग्लोबल वार्मिंग नहीं समझ में आ रहा है तो हम कभी और वीडियो बनाएंगे तो ग्लोबल वार्मिंग को समझा देंगे। आगे, गांव पर क्या असर पड़ता है वनोन्मूलन से, या ग्रामीण क्षेत्र पर। समझ रहे हैं, गांव किसको बोला जाता है? ग्रामीण क्षेत्र। वनों के कटने से ग्रामीण क्षेत्र में लकड़ी, चारा, जल की कमी हो जाती है। ग्रामीण जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। समझ रहे होंगे आप, लकड़ी वगैरह, चारा वगैरह, फल मूल वगैरह भी क्या होता है? कम हो जाता है यदि वनोन्मूलन हो जाता है। और गांव में सभी लोग लगभग क्या कहा जाए, वन से निर्भर ही रहते हैं, वन पे निर्भर ही रहते हैं। तो और शहरी क्षेत्र पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में देखेंगे। शहरों में तापमान बढ़ेगा, वायु प्रदूषित होती है और बारिश का चक्र भी प्रभावित होता है शहर में। समझे, शहर का तापमान बढ़ जाएगा। कैसे? वनोन्मूलन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी और क्या होगा? तापमान बढ़ेगा, तापमान बढ़ेगा, प्रदूषण बढ़ेगा, प्रदूषण बढ़ेगा तो बारिश का चक्र भी प्रभावित होगा। समझ में आया। फिर है पृथ्वी पर क्या असर पड़ेगा। वनों के नष्ट होने से पृथ्वी की पारिस्थितिक असंतुलित होती है और जलवायु में परिवर्तन होता है। ये पूरे पृथ्वी पे जलवायु में परिवर्तन आ जाएगा, कभी बारिश हो जाएगी, कभी कहीं पे अधिक बारिश हो जाएगी, कहीं ज़्यादा गर्मी लगेगी, कहीं ठंड ज़्यादा लगेगा। ये असर पड़ेगा पृथ्वी पर। अगली पीढ़ी पर क्या फर्क पड़ेगा? हमारे अगली पीढ़ी जो आने वाली है उस पर वनोन्मूलन का क्या फर्क पड़ेगा? तो भविष्य की पीढ़ियाँ प्राकृतिक संसाधन से वंचित हो सकती है। उन्हें स्वच्छ हवा, जल और जैव विविधता नहीं मिलेगा। समझ में आया। स्वच्छ हवा नहीं मिलेगा, जल नहीं मिलेगा, जैव विविधता देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ होता है 3 नंबर समाप्त। चलेंगे 4 नंबर की ओर। क्या होगा यदि हम वृक्ष को काटते रहने दें, माने कटते रहने दें। वृक्ष यदि कटता रहेगा तो क्या होगा? तो वनों का विनाश होगा, पर्यावरण असंतुलित होगा और जैव विविधता खत्म हो जाएगी। मैंने इस चैप्टर का क्वेश्चन को जितना शॉर्ट हो सके वो करने का प्रयास किया है, जिससे आपको समझ भी आए और ये याद भी आपको करने में समस्या ना हो और समझने में भी समस्या ना हो। किसी जंतु का आवास नष्ट हो जाए तो क्या होगा? तो वह जंतु विस्थापित हो जाएगी, संभवतः विलुप्त भी हो सकती है। आवास नष्ट हो जाएगा जंतु का तो क्या होगा? आप समझ सकते हैं। वो क्या होगा? वहाँ से हट जाएगा और हो सकता है आगे चल के वो विलुप्त भी हो जाए या खत्म हो जाए। विलुप्त मतलब यही हुआ ना, खत्म हो जाना। वो खत्म हो जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे। मिट्टी की ऊपरी परत अनावृत हो जाए। मिट्टी की ऊपरी परत अनावृत हो जाए मतलब मिट्टी की ऊपरी परत हट जाए तो क्या होगा? तो मृदा अपरदन होगा और भूमि बंजर हो जाएगी। समझ में आया। मृदा का अपरदन होगा और भूमि बंजर हो जाएगी। बस हम उसमें कोई भी अनाज वगैरह या कृषि वगैरह कर नहीं पाएंगे। संक्षेप में उत्तर दीजिए। देखिए 5 नंबर, हमें जैव विविधता का संरक्षण क्यों करना चाहिए? तो हमें जैव विविधता का संरक्षण इसलिए करना चाहिए क्योंकि यह पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखती है और सभी जीवों के अस्तित्व के लिए आवश्यक है। समझे आप बात?
सभी जीवों के अस्तित्व के लिए आवश्यक है, इसीलिए हमें जैव विविधता का संरक्षण करना चाहिए। संरक्षित वन वन्य जीवों के लिए सुरक्षित क्यों नहीं? क्यों? क्योंकि कुछ लोग अवैध शिकार और वनों की कटाई जैसे कार्य करते हैं जिसमें वे क्षेत्र सुरक्षित नहीं रहते हैं। बात समझ में आ रहा हो कि कोई आदमी अवैध शिकार करने लगता है, वनों की कटाई करने लगता है चोरी छिपे, इससे क्षेत्र सुरक्षित नहीं रहता। कुछ आदिवासी वन पर निर्भर करते हैं, कैसे? तो आप लोग पता होगा कि कुछ आदिवासी अपना भोजन, अपना लकड़ी, औषधि सब कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो वन से प्राप्त करते हैं। तो इसमें वही होगा, वे भोजन, लकड़ी, औषधि, आजीविका के लिए वनों पर ही निर्भर करते हैं, तो उन पर यही होगा। वनोन्मूलन के कारणों को संक्षेप में क्या कहेंगे? तो जनसंख्या में वृद्धि हो रहा है, इसके कारण वनोन्मूलन हो रहा है या वनों की कटाई हो रही है। खेती की आवश्यकता, खेती के लिए भी। नगरीकरण, शहरीकरण बढ़ रहा है, आप देख रहे होंगे शहर निर्माण होते जा रहा है। लकड़ी की मांग भी होती है फर्नीचर वगैरह बनाने के लिए, तो इसके लिए वनोन्मूलन हो रहा है। रेड डाटा पुस्तक क्या है? तो यह पुस्तक संकटाग्रस्त या विलुप्त प्रजाति की सूची है। समझ में आ रहा होगा, संकटाग्रस्त या विलुप्त प्रजाति की सूची है। प्रवास से आप क्या समझते हैं? देखिए प्रवास क्या होता है? किसी जंतु का एक स्थान से दूसरे स्थान में जाना, तो वही लिखेंगे प्रवासी जीव मौसम या भोजन की आवश्यकता के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, यही होता है प्रवास। समझ में आ गया होगा। जैसे प्रवासी मजदूर के बारे में आप सुने होंगे, अपने क्षेत्र से लोग दूसरे क्षेत्र में काम करने के जाते हैं, क्यों जाते हैं? भोजन के लिए, अपने पेट के लिए, यही बात है। उसी तरह आगे 6 नंबर, फैक्ट्रियों एवं आवास की मांग की आपूर्ति हेतु वनों की अनवरत कटाई हो रही है, क्या इन प्रयोजन के वृक्षों की कटाई न्याय संगत है? इस पर चर्चा कीजिए, चाहे संक्षिप्त रिपोर्ट तैयार कीजिए। देखिए वनों की अंधाधुंध कटाई पर्यावरण और जैव विविधता के लिए अत्यंत हानिकारक है, ये सबको पता होगा। वनों की अंधाधुंध कटाई करेंगे, अत्यधिक कटाई करेंगे तो क्या होगा? पर्यावरण और जैव विविधता के लिए अत्यंत हानिकारक है। हालांकि फैक्ट्री और आवास के लिए जमीन की आवश्यकता होती है, लेकिन इसके लिए वनों का नाश न्याय संगत नहीं है। इससे न केवल जीव जंतुओं का आवास नष्ट होता है बल्कि जलवायु, वर्षा, वायु शुद्धता पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। हम इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं, वनों कटाई से क्या क्या होता है, वही यहाँ पे लिखे हैं। जलवायु, वर्षा और वायु की शुद्धता पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं या वायु की शुद्धता खराब हो जाती है। इसमें रिपोर्ट है, वनों की कटाई से भूमि बंजर होती है, वर्षा में कमी आती है और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। हमें विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाना चाहिए। पर्यावरण के अनुकूल योजनाएं अपनाई जानी चाहिए, जैसे कि फैक्ट्री को बंजर भूमि पर बनाना चाहिए, वृक्षारोपण अनिवार्य करना आदि। आगे ये 6 नंबर का यहाँ पे समाप्त होता है। 7 नंबर की बात करते हैं, अपने स्थानीय क्षेत्र में हरियाली बनाए रखने के लिए आप किस प्रकार का योगदान दे सकते हैं? अपने द्वारा की जाने वाली क्रियाओं की सूची तैयार कीजिए। तो हरियाली बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं? एक, वृक्षारोपण कर सकते हैं, तो वृक्षारोपण करना। पौधों की देखभाल करेंगे आप तो होगा। आसपास सफाई रखना, पेड़ न काटने के लिए जागरूकता फैलाना कि जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे उसको, पेड़ को यदि बचाया जा सके तो बचा लेंगे। पर्यावरण दिवस जैसे कार्यक्रम में भाग लेना इत्यादि, पर्यावरण के बारे में आप जागरूकता फैला सकते हैं। इससे हरियाली बनाए रखने में आपका योगदान समझा जाएगा। 8 नंबर, वनोन्मूलन से वर्षा दर किस प्रकार कम हुई है समझाइए। तो क्या होगा? देखिए पेड़ पौधों वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल वाष्प को वातावरण में छोड़ते हैं, जिससे बादल बनते हैं, ठीक है, और वर्षा होती है। जब पेड़ काट दिए जाते हैं तो वाष्पोत्सर्जन कम हो जाता है। समझ में आया? क्या हो जाता है? कम हो जाता है, बादल नहीं बनते हैं और वर्षा में कमी आती है। इससे सूखा, बंजरता और जल संकट उत्पन्न होती है। बात समझ में आ गया आपको? नहीं समझ में आए तो इसको दोबारा देखेंगे, समझ में आएगा। बहुत आसान भाषा में लिखा गया है इसे। अगला, अपने राज्य की राष्ट्रीय उद्यान के विषय में सूचना एकत्र कीजिए। भारत के रेखा मानचित्र पर इनकी स्थिति दर्शाइए। तो देखिए ये बिहार के बारे में है। बिहार का राष्ट्रीय उद्यान, जिसमें हम वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान को लिए हैं, जो पश्चिम चंपारण जिले में स्थित है, यह बाघ, हिरन, तेंदुआ और अनेक पंछियों का घर है। आप अपने राज्य के अनुसार ये जानकारी भर सकते हैं और मानचित्र पर स्थान चिन्हित कर सकते हैं। इसमें भारत का मानचित्र बनाकर बिहार पर वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान आप दर्शा सकते हैं, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त होता है। आप इस पे ऐड कर सकते हैं। भारत का मानचित्र एक बना लेने लाए हैं, उसमें बिहार को डिनोट करके, अब बिहार में पश्चिम चंपारण को डिनोट करके उसमें दिखा देना है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है।
10 नंबर, हमें कागज़ की बचत क्यों करनी चाहिए? उन कार्यों की सूची बनाइए जिनके द्वारा आप कागज़ की बचत कर सकते हैं। तो देखिए, आपको पता होगा कागज़ पेड़ों से ही बनते हैं, समझे? तो कागज़ पेड़ से बनते हैं, इसलिए उसकी बचत पेड़ों की रक्षा करती है और पर्यावरण को संतुलित रखती है। समझ में आया? कागज़ का बचत इसलिए करते हैं कि कागज़ पेड़ से ही बनता है। तो कागज़ की बचत के लिए की जा सकने वाली कार्य में आप एक ही कागज़ को दोनों पक्ष का उपयोग करेंगे। डिजिटल नोट्स, जैसे आजकल अभी टेप वगैरह या मोबाइल वगैरह में नोट्स आते हैं, उसका उपयोग करेंगे। पुराने अखबार और रफ कागज़ों को पुनः उपयोग करेंगे। प्रिंटर इस्तेमाल करते समय प्रिंट प्रीव्यू का उपयोग करें ताकि गलती नहीं हो, माने गलत प्रिंट नहीं होना चाहिए। नोटबुक और पुस्तकों को साझा करेंगे। फालतू प्रिंटिंग और फोटो स्टेट से बचेंगे, बेकार का कोई काम नहीं है तो नहीं करेंगे। आवश्यकता अनुसार ही कागज़ का उपयोग करेंगे, बेवजह उसको फाड़ा फाड़ी नहीं करेंगे या फेंका फेंकी नहीं करेंगे। तो इससे आप कागज़ की बचत कर सकते हैं। कागज़ की बचत मतलब पेड़ की बचत, और पेड़ की बचत हुआ तो हमारे पर्यावरण की बचत हुआ, या पर्यावरण को संतुलित रखा जा सकता है पेड़ की बचत को कर। आगे जो लास्ट है हमारा, नीचे दिए गए संकेतों को अनुसार शब्द भरें और ऊपर से नीचे की ओर। देखिए ये है ऊपर से नीचे की ओर 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर दिया हुआ है। तो दिया हुआ है पहला ऑप्शन में विलुप्त जीवों की सूची वाली पुस्तक। तो अभी हम बताए थे उसको रेड डाटा पुस्तक बोलते हैं, जिसमें विलुप्त जीवों की सूची होती है। पौधे, प्राणियों एवं सूक्ष्म जीवों की किस्में एवं विविधताएं, उसको जैव विविधता बोलते हैं। माने पौधे, प्राणी और सूक्ष्म जीव अलग अलग विविधताएं या भिन्नताएं देखी जाती है, उसको जैव विविधता बोलते हैं। बाएं से दाएं की ओर है पृथ्वी का वह भाग जिसमें वन्य जीव पाए जाते हैं, उसको संरक्षित क्षेत्र बोलते हैं। एक विशेष आवास में पाई जाने वाली प्रजाति, अभी देखिए ये भी बात हुआ था, विशेष क्षेत्रीय प्रजाति बोला जाता है। तो देखिए 1 नंबर में रेड डाटा बुक दिख रहा होगा आप लोग को, 2 नंबर में जैव मंडल, सॉरी ये जैव मंडल, ये जैव विविधता यहाँ पे है, ठीक है। और 3 नंबर में संकटापन दिख रहा होगा आपको, और 4 नंबर में विशेष क्षेत्रीय, ठीक है। यहाँ पे आपका चैप्टर समाप्त होता है। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब चैनल को करेंगे, और यदि समझ में नहीं आया हो तो दोबारा देखेंगे। बड़ी आसान भाषा से समझाया गया है, अच्छे से आपको समझ में आएगा। कोशिश करेंगे समझने का, आराम से समझ में आएगा। चलिए इसी के साथ धन्यवाद।